नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। फाइनली आप लोगों ने इरादा कर लिया, हासा निकल गया सबका जो है ना। नॉर्मली पहले दिन जो है ना वो क्लास में होते हैं बहुत ही थोड़े से लोग, जो वो कहते हैं पहले दिन तो पता नहीं कोई फजूल सी बातें होनी है, वो खाम खा सर ने सिलेबस बताना है, खाम खा सर ने अप्रोच बतानी है। तो असल पढ़ाई शुरू होती है दूसरे दिन से। तो आप देखेंगे कि कल जो है वो कुछ और लोग नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो पता लगेगा जी कहाँ से आए, ये वो लोग थे जो पहले दिन का बोर्ड लेक्चर गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। और पूरे सेशन में सबसे पहला और सबसे आखिरी लेक्चर सबसे ज़रूरी होता है, चूँकि पेपर रह जाने के बाद बच्चे टीचर को मेल करते हैं सर इस सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मैं उनको कई दफ़ा किसी ओरिएंटेशन का लिंक भेजता हूँ और उसके बाद वो कहते हैं सर मैंने वीडियो देखी, मुझे सारी बात समझ आ गई। तो मैं अक्सर तड़पता हूँ कि वो जो वीडियो देख के बात समझ आई, काश वो पहले दिन आ जाते हैं तो उन्हें असल गेम समझ आ जाती है कि उस सब्जेक्ट में क्या मसलो मसाइल हैं। आप लोग पोस्ट रिज़ल्ट में आए हैं, पोस्ट रिज़ल्ट का क्या मतलब है? रिज़ल्ट के बाद। ये इतना एक्साइटिंग जुमला है ना कि मैं तो अखीर मोटिवेटेड हूँ। मैं जब प्री रिज़ल्ट में क्लास में जाता हूँ ना, तो सामने जो लोग होते हैं वो बस मुरझाए हुए बैठे हुए होते हैं, सोच रहे होते हैं पता नहीं पेपर का क्या बनेगा। अच्छा चलो क्लास लेके देखते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे, ना भी पढ़ा गया तो कोई बात नहीं, रिज़ल्ट आने पे ही हमने असल फ़ैसला करना है। तो ऐसा लग रहा होता है कि वो पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन यकीन माने वो पढ़ने के लिए नहीं आए होते। वो हर छुट्टी का इंतज़ार करते हैं, हर छुट्टी शुरू होने से 3 दिन पहले छुट्टी शुरू करते हैं, हर छुट्टी ख़त्म होने की 3 दिन बाद तक छुट्टी करते रहते हैं। ईद पे हमने तारीखी छुट्टी दी 10 छुट्टियाँ, बट बच्चे उससे भी 4 दिन पहले से गायब हुए और उसकी भी 3 दिन बाद वापस आए। फिर रिज़ल्ट के इंतज़ार में गायब हो जाते हैं, फिर रिज़ल्ट के दुख में गायब रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ अगर कॉलेजेस की कमर्शियल मजबूरियाँ ना हों और बच्चे ज़्यादातर प्री रिज़ल्ट की तरफ ना जाएं, तो सबसे अच्छी क्लासेस होती ही पोस्ट रिज़ल्ट है। क्योंकि पोस्ट रिज़ल्ट में आप पहले दिन से इस नीयत से बैठे हैं कि मैंने पढ़ना है, आप पहले दिन से इरादा बना के बैठे हैं कि ये सब्जेक्ट मैंने ले लिया है और अब ये मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। वरना जब आप बेयकीनी की हालत में क्लास में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं रिज़ल्ट आने पे तो मैंने अभी दोबारा डिसाइड करना है, तो वो सब्जेक्ट सही से नहीं होता। और जब आप इंतज़ार में होते हैं और खुदा ना खास्ता रिज़ल्ट से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो प्लानिंग आउट हो जाती है। तो दिस इज़ द राइटेस्ट टाइम कि जब आप इस क्लास में हैं। प्री रिज़ल्ट इस क्लास से बड़ी क्लास होती है, लेकिन उसमें एनर्जी इस क्लास से बहुत कम होती है और आवाम में एक ठंडक पाई जाती है। टीचर जोश में होता है और बच्चे जो है ना सर छुट्टी कर लेते हैं, सर रहने दें, सर कल ना पढ़ लें, सर परसों कर लेते हैं। पोस्ट रिज़ल्ट में उलट होता है, बच्चे इतने चार्ज हुए हुए होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने जज्बाती होते हैं कि टीचर जो है वो खुद ही से ही उन्हें देख के मोटिवेट हो जाता है। वो कहता है कि अब हम पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। पोस्ट रिज़ल्ट में ज़्यादातर ऑडियंस वो आते हैं जिनका पेपर रह गया होता है और वो दोबारा वो पेपर पढ़ने आते हैं, लेकिन कमती लोगों का पोस्ट रिज़ल्ट ऐसा है जिसमें बिगनर लोग भी आते हैं। क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद जब आपको समझ आती है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सारा कुछ है, तो ये 1-2 सब्जेक्ट लूँ, फिर सोचते हैं कोई लाइट सा पेपर होता तो मैं साथ उठा लेता, तो अचानक से कोई रूममेट बोलता है, कोई सीनियर बोलता है, कोई और बंदा मशवरा देता है, कमती लोग क्यों नहीं उठाते? कमती लोग तो आराम से फेल हो जाता है। तो ये तुम इतने मुश्किल सब्जेक्ट उठा रहे हो, कमती लोग उठाओ, सुकून ही सुकून, ना पढ़ना पड़ेगा ना कुछ और, बाकी सब्जेक्ट में अच्छी खासी अजियत उठा के बंदा फेल होता है। ये बहुत लाइट वे में फेल हो जाता है। अजीब सी बात कर रहा हूँ। तो सी लॉ के बारे में मैं एक जुमला कहता हूँ, ये इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। अगर आपने इसको नहीं जाना या नहीं समझा या पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपको जान के हैरत होगी कि हमारे पूरे सीए का सबसे छोटा पेपर है। पूरे सीए पीआरसी से लेके एमएसए तक ये सबसे छोटा पेपर है। पीआरसी वाले पेपर भी इससे बड़े हैं और कैफ के सारे पेपर्स में ये सबसे छोटा है और सीफैप तो खैर उससे तो मुकाबला वैसे नहीं कर सकते। तो मेरी अजम्पशन ये नहीं होगी कि आप लोग रिपीटर हैं, मेरी अजम्पशन ये होगी कि आप लोग पहली दफ़ा आए हैं। आप में से अक्सर पहली दफ़ा आए हैं और अगर कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद उन्होंने लास्ट टाइम सही से ना पढ़ा हो या सही से फोकस ना किया हो। तो बजाय इसके कि मैं अजम्पशन लूँ कि आधी क्लास 30% जानती है, आधी क्लास 70% जानती है, कुछ लोग 0 पे हैं, कुछ लोग 80% पे हैं, मैं अजम्पशन लूँगा कि सारे ही 0 पे हैं। जिसको पहले से आता है उसको मज़ा आ रहा होगा, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो उसे समझ आ रही होंगी, याद आ रही होंगी, वो बढ़ बढ़ के साथ देगा, उसको भी आ जाए। और जिसको नहीं पता वो सीख रहा होगा, समझ रहा होगा, सीख रही होगी, समझ रही होगी और वो उसके मुताबिक आंसर कर रहे होंगे वो सारे स्टूडेंट्स, ताकि क्लास के साथ साथ चला जा सके।
तो क्या हम लोग पोस्ट रिजल्ट की क्लास के लिए तैयार हैं? पोस्ट का रिज़ल्ट हमेशा प्री से बेहतर होता है और क्रैश कोर्स का रिज़ल्ट पोस्ट से भी बेहतर होता है। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम लेफ्ट। जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ठंडा स्टूडेंट होता है, जितना कम टाइम होता है उतना जज्बाती स्टूडेंट होता है। 1.25 महीना गुजर चुका हुआ है। 18 मार्च को रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई थी और आज 6 मई है, तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका है। लेकिन थैंक्स टू द सब्जेक्ट ये इतना मुनासिब है कि इंशाल्लाह ताला हमने एक दफ़ा ख़त्म करने के बाद 12 दिनों में इसकी रिवीजन दोबारा से भी करनी है इंशाल्लाह। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जुलाई के मिड तक अपने सिलेबस को एक दफ़ा ख़त्म करेंगे विद टेस्टिंग इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम एक सुपर फास्ट फॉरवर्ड वे में 12 दिन लगातार हर दिन एक एक चैप्टर कम से कम पढ़ रहे होंगे और फिर से उन 12 के 12 दिन टेस्ट होगा। आप उससे ज़्यादा होंगे, अभी सांस ले रहे होंगे कि 2 हफ्ते बाद फिर आपसे फुल फ्लेज बुक का एक पेपर लिया जाएगा। तो क्या आप उतने ही जोश में हैं? पक्की बात है? 100%? ठीक है। हमारा पैटर्न नॉर्मली ये होता है कि हम 5 डेज़ लगातार पढ़ते हैं और जितना हमने उस हफ्ते में पढ़ा होता है हम सैटरडे को उसका टेस्ट कर लेते हैं। मैंने पोस्ट रिजल्ट में ना हर वीक एक टारगेट रखा होता है कि इस वीक हमने इतना पढ़ना है। किसी दिन कम हो गए, किसी दिन ज़्यादा हो गए, हमने वीकेंड तक उसे कवर करना होता है। लेकिन अगर ना हो सके तो फिर सैटरडे को हम फिर टेस्ट नहीं करते, फिर हम अपने उस वीक का टारगेट पूरा करते हैं और मंडे को अदर दिन क्लास किसी टाइम पर टेस्ट कर लेते हैं ताकि क्लास में हम दोबारा से आ सकें। अगर आप कहें सर हर हफ्ते ही क्लास के अलावा किसी टाइम पर टेस्ट कर ले तो ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है ताकि कोई भी टेस्ट देने ना जाए। इजी है ना, रिलैक्स है। जो क्लास के अलावा किसी भी टाइम पे होता है वो टाइम कभी आता ही नहीं ज़िंदगी में। तो ज़बरदस्ती हम क्लास का वो एलोकेटेड टाइम जो आपने ज़िंदगी में सोचा हुआ है कि मैंने सीलॉ को दे दिया है टाइम, हम उस टाइम पे जब टेस्ट रख रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। तो हम इंशाल्लाह ताला इस तरह से चलेंगे। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। क्या सुना है इसके बारे में? क्या सुना है कमती लॉ के बारे में? इजी है। क्या सुना है कमती लॉ के बारे में? इजी है, हलवा है, सुकून है, चिल है। आईकेप का जब नई स्कीम के बाद पहला रिज़ल्ट आया ना तो सबसे गंदा रिज़ल्ट कमती लॉ का था, जो सबसे इजी पेपर है, सबसे गंदा रिज़ल्ट था। बड़े अरसे बाद पिछली अटैम्प्ट में थोड़ा बेहतर रिज़ल्ट आया कमती लॉ का। अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट उतना मज़ेदार नहीं है जितना ये पेपर मज़ेदार है। क्या सुना है सी लॉ के बारे में? इजी ही सुना है। इजी, क्रैमिंग, इजी। फिर भी आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोगों ने क्लास में एनरोल करवाया, नहीं तो आप लोग तो जाके कहीं इंटरनेट से थोड़ा बहुत सर्च करते, किताबें पढ़ते और पास कर लेते। मतलब ये इतना मज़ेदार अगर सब्जेक्ट है तो फिर तो वाकई आप लोगों की अज़मतों को सलाम कि आप लोग जो है ना फिर भी हिम्मत करके एक खतीर रकम खर्च करके क्लास लेने के बारे में सोचा। वरना तो इतने आसान पेपर को तो बंदा किताब कोई पास से गुजर जाता तो पास हो जाती है। तो ठीक है, इजी वाले ना फीडबैक बहुत ज़्यादा है। पहले लोग आके कहते थे सर पेपर तो आसान है लेकिन सुना है कि इसके सवाल टेक्निकल आते हैं। लेकिन लगता है अब वो वाली मिथ भी ख़त्म हो गई है। अब सारे यही कहते हैं कि ये तो इजी है। ये उन लोगों से तो नहीं सुना जिन्होंने कहीं कोई क्रैश ले लिया था मेरा, या कोई पोस्ट रिज़ल्ट वगैरह या प्री रिज़ल्ट। सीलो इतना इजी नहीं है। हाँ, कहीं सर आपके पास आए हैं इंशाल्लाह भी ये ईजी है तो मेरा भी खून बढ़ जाएगा थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये देखा कि हाँ सही है, सही उस्ताद के पास आए तो ठीक है जी। क्या सुना है सीलो के बारे में? क्रैमिंग, रट्टा प्लस टेक्निकल, इजी सुना है। तो फिर तो सारी दुनिया पास हो जाती होगी इसमें अगर ये इतना इजी है। अच्छा, जिसने आपको बताया इजी शायद उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ना पास हुआ हो। इट अपीयर्स टू बी इजी पेपर, ये आसान पेपर लगता है। इसको पढ़ते हुए तकलीफ़ नहीं होती, इसको सोचते हुए तकलीफ़ नहीं होती, ये जहन में रखते हुए कि मैं इसको कितना टाइम दूं तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन आप उतना टाइम भी नहीं देते क्योंकि ये क्या है? इजी। तो एक जुमला हमेशा याद रखना है, इतना आसान है, इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। लेकिन जो इसे साथ साथ लेके चले चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से चल पड़ती हैं। एक दफ़ा ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इतना इजी है तो इसका रिज़ल्ट 90% क्यों नहीं है, 85% क्यों नहीं है, फिर क्यों ये बाकी सब्जेक्ट्स के आसपास के रिज़ल्ट में होता है? ऐसी क्या ख़ास बात है? आज का हमारा टारगेट, हमने कंपनी लॉ के
इश्यूज़ को देखना है जिस पे भी हम बात शुरू की है, थोड़ा सा पास पेपर को एनालिसिस देखना है, आईकेप का सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, हल्की सी डिस्कशन करनी है, लेकिन इस पर एक प्रॉपर डिस्कशन थोड़ा सा आगे चल के होगी इंशाल्लाह। सिलेबस आउटलाइन को देखेंगे, पेपर का पैटर्न देखेंगे, थोड़ा सा टिप्स एंड टेक्निक्स देख के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है और किस तरह से है। मेन इश्यूज़ विद कम्पनी लॉ, इतना आसान है कि फेल हो जाता है। सबसे पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम, जब आप समझते हैं कि ये एक आसान गेम है, ये मज़ेदार गेम है, ये तो ऐसे करके चुटकी बजाते हुए हो जाएगा, तो ये उतना ही तंग करता है। रिटेंशन इन क्रैमिंग एक बहुत बड़ा इशू यहाँ, किसी पेपर में इतना रट्टा नहीं है जितना इस पेपर में है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कुछ टेस्ट पढ़े होंगे, पता लगेगा 1.5 सफ़ा ख़त्म हो गया। 1.5 सफ़े में 5 जगह पे लिखा होगा ये चीज़ 7 दिन में, ये चीज़ 13 दिन में, ये 15 दिन में, ये इतने दिन में। एक जगह लिखा होगा ये रजिस्ट्रार को जमा कराओ, ये सीसीबी को जमा कराओ, ये कोर्ट के पास जाओ। एक जगह लिखा होगा कंपनी इतने दिन में ऐसे करेगी, इतने दिन में ऐसे करेगी। तो आपको प्रोसेस समझ आने के बाद भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैमिंग चाहिए होती है उन सारी चीज़ों को याद रखने के लिए। फिर आईकेप के सवाल कैसे अटेम्प्ट करें। नॉर्मली बी लॉ से ज़्यादा भयानक दिखता है इसका पेपर। सी लॉ का पेपर देखें तो बड़े बड़े सिनेरियोस, अगर आपने दिल पे पत्थर बांध के एक दफ़ा हिम्मत करके वो सिनेरियो पढ़ लिया तो फिर हासा निकल जाता है, क्योंकि सवाल रट्टे वाला पूछा होता है। अगर आपने बी लॉ कभी मुझसे पढ़ा है, आपने कोई मेरी टेक्निक हाउ टू अटेम्प्ट पेपर वाली कभी सुनी है, देखी है या कुछ और, तो आपको शायद अंदाज़ा हो कि मैं कहता हूँ 3 तरह के सवाल होते हैं। एक टाइप 1 सवाल होता है जो प्योर रट्टे वाला होता है, एक टाइप 2 होता है जो दिखता लॉजिकल है लेकिन होता रट्टा है, और एक टाइप 3 होता है जो वाकई लॉजिकल होता है। बी लॉ में सबसे ज़्यादा टाइप 3 होते थे, बाद में टाइप 1 होते थे और कभी कभार टाइप 2 होता था। सी लॉ में सबसे ज़्यादा टाइप 2 और टाइप 1 सवाल है, क्रैमिंग वाले या लॉजिकल दिखने वाले जो कि असल में लॉजिकल नहीं है, क्रैमिंग वाले। यहाँ प्योर लॉजिकल सवाल आपको पूरे चैप्टर में मुश्किल से 1 या 2 नज़र आएंगे पास पेपर्स करते वक्त। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्योर लॉजिकल सवाल पिछले कोई 15 साल में शायद 15 भी नहीं आए टोटल। तो प्योर लॉजिकल या ओपिनियन वाला सवाल यहाँ उस तरह से नहीं है, जैसे बी लॉ में होता था ये सिचुएशन ओपिनियन तो सही हुआ या गलत हुआ, यहाँ उस तरह के सवाल कम है। यहाँ ज़्यादातर है ये सिचुएशन है, प्रोसेस बताओ, प्रोसीजर बताओ, टाइम बताओ, डेज बताओ, फलाना बताओ, फलाना बताओ। शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी, जिस पे मैंने बहुत ज़ोर से 2-3 रंग से कांटे लगाए हुए। इतना छोटा सिलेबस होने के बाद अगर कोई कहता है ना कि सर बताएं इनमें से करने कौन से चैप्टर है, तो वही वाली बात है, दिल करता है यार एक पिस्तौल निकाल के फायर मार दिया जाए कि यार खुदा का खौफ करो, इतना सा सिलेबस है, उसमें भी तुम आगे से सोच रहे हो कि मैंने कौन सा चैप्टर करना है और कौन सा छोड़ना है। सिलेक्टिव स्टडी यहाँ नहीं करनी, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेलियर का, लोग सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, पेपर आईकेप स्प्रेड करके बनाता है, सिलेबस आउटलाइन ऐसी है कि तकरीबन सारे चैप्टर्स जो उनको एक अच्छी वेटेज दे दी है। ये ज़रूर हमें समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज देती है। फिर आते हैं सी लॉ के असल दुश्मन, सी लॉ के पड़ोसी। सी लॉ के पड़ोस में कैफ 5 पाया जाता है, FR2, MFA पाया जाता है, ऑडिट पाया जाता है, और ये तीनों सी लॉ से कम दुगने हैवी हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि सी लॉ को टाइम ही नहीं मिल पाता। आपको बी लॉ के साथ FR1 मिला, दिल पे हाथ रख के ज़रा सोच के बताएं कि बी लॉ वर्सेस FR1 किसको कितना टाइम दिया। FR1 कम से कम 3 गुना टाइम खा जाता है। तो जब भी आपको एक न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी का पेपर मिलता है तो थ्योरी बेचारी रगड़ी जाती है। तो इसके साथ एक प्योर न्यूमेरिकल, कैफ 5 इसके आसपास है, प्योर न्यूमेरिकल है। कैफ 6 में न्यूमेरिकल थ्योरी और उसमें ज़ाहिर मिक्सिंग, और कैफ 8 थ्योरियों का अब्बा जान, वो भी सबसे तगड़ा पेपर थ्योरियों में। अब इन सारों के आसपास जब कम्पनी लॉ उठाते हैं तो ये बेचारा रगड़ा जाता है। कम्पनी लॉ ज़्यादातर कम्बिनेशन जो बनता है, लोग पहले 3 पेपर देने के बाद क्या करते हैं, रिमेनिंग कॉस्ट उठाते हैं, FR2 उठाते हैं और कम्पनी लॉ उठाते हैं। इन 3 में कॉस्ट और FR2 से टाइम ही नहीं मिलता कि इस बेचारे की बारी आ सके। तो सी लॉ का बेचारे का प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कैफ 3 यानी CM में और उससे आगे के 4 पेपरों की बात करूं तो इन 5 पेपरों में वाहिद हल्का पेपर कम्पनी लॉ है। तो उसकी वजह से इसका सही टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। क्लियर? सिलेबस ग्रेड क्या है? इन्होंने हमारे सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। द सिलेबस इज़ अबाउट कंपनी लॉ। कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के कितने एरियाज़ हैं, कंपनी अपनी चीज़ों को किस तरह से लेके चलती है, क्या माहौल होगा, किस तरह से काम करेंगे,
तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन एंड इश्यूएंस ऑफ शेयर, ये पहला बेसिक्स एरिया है, 15 से 20 नंबर इसकी वेटेज है। 4 चैप्टर इसके अंदर आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6, जो बताते हैं कंपनी क्या है, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसेस है, कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, और उस सारी चीज़ों को ये 4 चैप्टर्स डील करते हैं, जिसकी वेटेज कितनी है 15 से 20। 15 से 20 नंबर की एक वेटेज इसकी भी है, अकाउंट्स एंड डिविडेंड। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक अकाउंट्स एक डिविडेंड। डिविडेंड 2 सफ़े का चैप्टर है और अकाउंट्स 5 सफ़े का चैप्टर है। और वेटेज कितनी है, तो 9 और 11, ये चैप्टर 15 से 20 नंबर की वेटेज है। इधर 15 से 20 के लिए 4 चैप्टर थे, इधर से 15 से 20 के लिए। इंटरेस्टिंग बात है कि फिर एक अकेला चैप्टर वाइंडिंग अप का तकरीबन 5.5 सफ़े का इफेक्टिवली, और उसकी भी वेटेज 15 से 20 नंबर की है। तो ये 3 जोन है 15 से 20 नंबर के, और फिर 2 जोन है जो 20 से 25 और 20 से 30 है। 2 चैप्टर इसमें और 3 चैप्टर इसमें। तो ओवरऑल मज़ेदार सिलेबस है, स्प्रेड हुआ हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चैप्टर्स के नामों के साथ आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह से करके, ये 4 चैप्टर कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कैसे होती है, रजिस्टर कैसे होती है, शेयर कैपिटल का क्या है, प्रॉस्पेक्टस वगैरह। इसी तरह से ये 2 चैप्टर, फिर ये चैप्टर, ये 15 से 20 वाले इस तरफ हो गए और बाकी ये इस तरफ हो गए। इनमें से ज़्यादातर चैप्टर्स बहुत ज़्यादा सफ़े के नहीं है। ये 2.25 सफ़े का है, ये 4 सफ़े का है, ये 2 सफ़े का है, 5 सफ़े का है, 5.5 सफ़े का है, 2.25 सफ़े का है, 4.25 सफ़े का है, 4 सफ़े का है, 4.25 और 4, 8.25 सफ़े। वेटेज कितनी है 20 से 25। तो कैसे फेल हो सकता है सब्जेक्ट? ये अगर फेल हो जाता है तो लोग परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। इसके फेल होने वाले को कभी यकीन नहीं आता कि मेरा पेपर फेल कैसे हो गया। वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू कर देता है, ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है। वो कहता है मुझे समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में। इसको फेल करना भी ज़लालत है, मुसीबत है। बंदा माशरे में ना सर उठा के जीने के काबिल ही नहीं रहता। किसी के पास बैठ के उसे कहते मेरा कमती लॉ रह गया, वो उसका हाथ निकल जाता है। बेचारा इतना आसान सा सब्जेक्ट है कि इसको फेल कर भी नहीं कर सकते इतने आराम से, समाज मार देता है। अगर इसको इसका प्रॉपर टाइम मिले, अगर इसको प्रॉपर इसकी एफर्ट मिले और इसको उतना टाइम मिले जितना इसके आसपास के किसी पेपर को मिलता है, तो ये रह ही नहीं सकता। बहुत मज़े का पेपर है। प्रॉब्लम है सिर्फ इसको इसका ड्यू टाइम नहीं मिलता। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इसको सिलेबस के मैप में डालते हैं। ICAP ने कहा ये 15 से 20% की वेटेज है। अगर मैं पिछली 5 अटेम्प्ट्स में देखूं तो ये 4 चैप्टर्स हैं, इसमें से 18, 10, 10.5, 17.5, 13। अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं तो तकरीबन 14% ऑफ द पेपर औसतन इन 4 चैप्टर्स में से आ रहा है, जिसको ICAP ने कहा 15 से 20। चैप्टर 4 हैं और आपने देख के आपको बड़ी खुशी हुई, अरे वाह कम परसेंटेज है, चल ये 4 तो छोड़ देंगे, है ना। कितना मज़ा आएगा। 12 चैप्टर्स में से 4 छोड़ दिए, 8 चैप्टर किए, 86% पेपर अटैम्प्ट किया। इतना ही होता है और क्या, बंदा 100 का थोड़ी अटैम्प्ट करता है। 4 आप छोड़ दें, 2 रिवाइज़ करते हुए जहन में नहीं रहेंगे, 3 का सवाल पेपर में समझ नहीं आएगा, तो आराम से 35 एक नंबर का पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये सोचना ही नहीं है, जितना मर्जी गैर ज़रूरी चीज़ लग रही हो आपने सोचना ही नहीं। कई दफ़ा आप एक चैप्टर उठा के देखेंगे, उसमें एक इंतहाई थकी हुई डेफिनेशन नजर आएगी। कितनी बच्चों वाली डेफिनेशन, ये तो पूछी नहीं जा सकती। अगली टाइम ICAP ने वही पेपर में पूछी हुई होगी। तो यहाँ पे सिलेबस छोटा है लेकिन हर चीज़ कीमती ज़रूर है। आपने उसको अपनी याददाश्त में सारी चीज़ों को कवर करना है। सेकंड में देखते हैं, 20 से 25% की ग्रेड में 2 चैप्टर्स हैं और 25% आ रहे हैं यहाँ से। ये चैप्टर ICAP को बहुत ही को पसंद है, 18%। 20, 13, 23, 23, 10 औसतन मिला के 18% उस अकेले चैप्टर में से आ रहा है जो 4 सफ़े का है। मतलब आपको पता लग जाए कि 4 सफ़े की एक चीज़ है, उसमें से 18 नंबर का पेपर, 18 छोड़े 15 का आ रहा है, तो आप तो घोल के नहीं पी लेंगे उसे। आपके कमरे में 4 दीवारें होती हैं, हर दीवार पे एक सफ़ा उसका फाड़ के चिपका दिया, जिस दीवार से टक्कर लगी एक सफ़ा दोहरा लिया। पता नहीं सब्जेक्ट से इतना प्यार कब होगा। 20 से 30% ICAP ने कहा, औसतन तकरीबन 26% यहाँ से आ रहा है।
15 से 20% आई के अपने का और औसतन 18% यहाँ से आ रहा है। 15 से 20% आई के अपने का और ऑन एवरेज, एवरेज का मतलब है कि 18-20 भी आया है तो 15-15.5 भी आया है, तो मैंने वेटेड एवरेज निकाली हुई है यहाँ पे। तो अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाना चाहूँ ये इसको देख के, तो मैं कह सकता हूँ ये 15 नंबर की ग्रेड है। प्रैक्टिकली कहते तो 15 से 20 हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली देखूँ तो ये 15 नंबर की ग्रेड है तकरीबन। ये 25 नंबर की, ये 25 नंबर की, ये 20 नंबर की और ये 15 नंबर की। तो टेक्निकली ये 5 ग्रेड्स हैं आपके एग्ज़ाम की। अब ऐसा एनालिसिस जब भी कोई देखता है ना तो उसका दिल करता है काश मेरे हाथ पे एक्सेल होता, ये सारी लाइनें मेरे पास होती और मुझे सर ने सॉर्ट का एक फंक्शन बताया था, मैं सॉर्ट करता और मेरे ऊपर बड़ी वाली परसेंटेजेस ऊपर आ जाती और छोटी परसेंटेजेस नीचे चली जाती। उसके बाद फिर आप वो करते जो इंतहाई नापसंदीदा अमल है, नीचे वालों को छोड़ देते। वो हरकत यहाँ नहीं करनी। सॉर्ट मैं कर दूंगा लेकिन आपने वो काम नहीं करना। सुपर इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स जो जिनकी बड़ी परसेंटेजेस थी उनको ऊपर कर दिया। 5 चैप्टर्स में से तकरीबन 68% पेपर औसतन आ रहा है। अगर पिछली अटेम्प्ट में देखें 73, 69.5, तो ये परसेंटेज स्टिल लोअर साइड पे है। रीसेंट ट्रेंड इससे भी ज़्यादा भयानक है। आउट ऑफ 12 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेपर बन रहा है। सुपर इंपॉर्टेंट 5, फिर मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर्स, तकरीबन 22% वेटेज इन 4 से आ रही है। स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट हैं लेकिन थोड़े से ऊपर वालों से कम इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर जिनकी वेटेज तकरीबन 9% के करीब है। तो तैयारी करते वक्त हमने सारे तैयार करने, लेकिन ऊपर के 5 पे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करना। और ऊपर के 5 में ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ये उससे थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, बाकी मुनासिब है। 4 सफ़े का है, ये तकरीबन 5.5 सफ़े का है, ये 5 सफ़े के करीब है, ये थोड़ा सा 7-8 सफ़े पे जाता है और ये जाता है 11 सफ़े पे। हमारी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो ये ओवरऑल हमारे सिलेबस का पास पेपर का एनालिसिस है। स्प्रिंग 2022 में ये पेपर पैदा हुआ था, अकेला कमती लॉ। इससे पहले ये 2014 के स्प्रिंग तक अकेला होता था। ऑटम पे आई कि अपने कमती लॉ और बिजनेस लॉ, उस ज़माने में उसे मर्केंटाइल लॉ कहते थे, उनको मर्ज कर दिया था और कई साल तक वो मर्ज हुआ पेपर चलाया। आई कि अपने 8 अटैम्प्ट ली उस स्कीम के अंदर और 8वां अटैम्प्ट में सबसे गंदा रिजल्ट उसी पेपर का था जो दोनों का कंबाइंड हुआ था। तो उन्हें एहसास हुआ कि थोड़ा जुल्म हो गया है, उन्होंने उसे तोड़ दिया और तोड़ के बहुत आसान कर दिया। तोड़ने के बाद भूल गए कि हमने इसमें चीज़ें ऐड भी करनी थी कि 50 नहीं 100 नंबर का पेपर है। मुश्किल से 5-6 सफ़े के एक चैप्टर ऐड करके उन्होंने आपका सिलेबस बना दिया और हम टीचर्स भी जो है ना वो पी गए इस इशू को। आइए अपने का कमेंट करें कहीं हमारा कोई सिलेबस गलत तो नहीं बन गया, कम ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये जानते हुए कि सीलो बहुत कम हो गया, हम खामोशी से बैठे रहे कि नहीं इस दफ़ा ये बेईमानी चलेगी, ये बच्चों को फ़ायदा देगी। तो आपके साथ में हमने ये किया। लेकिन अब क्या होता है, सिलेबस छोटा होता है तो आईकेएफ की कोशिश होती है कि बच्चे को एक दफ़ा पेपर में परेशान ज़रूर करें। सवाल इतना भयानक सा होगा कि जिसको समझ आई हुई है उसको सवाल समझ आएगा। रट्टा सबको लगा होगा लेकिन अक्सर लोग सवाल पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि उसने पूछा क्या है। तो इस क्लास में मेरी कोशिश होगी समझाने वाली साइड बेहतरीन रहे, आपकी कोशिश होगी रट्टे वाली साइड बेहतरीन रहे। आपने सबसे ज़्यादा फोकस रट्टे पे करना है और मैंने सबसे ज़्यादा फोकस समझाने पे करना है। डन। पेपर पैटर्न 85% सब्जेक्टिव, 15% MCQ। जिसने बी लॉ का पेपर देखा है उसको अच्छी तरह से पता है और आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो कमती लॉ में आया हुआ है यहाँ पे इस टाइम पे आप सब ने बी लॉ कम से कम देखा ज़रूर होगा, चखा ज़रूर होगा, या हो सकता है कुछ ने पास भी कर लिया, हो सकता है कुछ ने कम से कम अटैम्प्ट ज़रूर कर लिया हो। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी है। क्रैमिंग वर्सेस लॉजिकल मैं कह सकता हूँ तकरीबन 50-50 आई कि 40-60 कहता है, 40 क्रैमिंग 60 लॉजिक। लेकिन पेपर का असास ये है कि तकरीबन आधा पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करें, शायद आपको याद हो टाइप 1, 2 और 3 ये 3 तरह के कैटेगरीज होते हैं। कुछ सवाल होते हैं सीधे सीधे नॉलेज बेस्ड जिनको हमने आंसर करना होता है, जिस तरह से सीधा सीधा सवाल पूछा सीधा सीधा जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं डिफाइन दिस, हम डिफाइन कर देते हैं। कहते हैं लिस्ट डाउन द प्रोसेस, हम लिस्ट डाउन कर देते हैं प्रोसेस। नॉलेज बेस्ड कहलाते हैं, आसान ज़बान में रट्टे वाले सवाल। सेकंड होता है सीम्स लॉजिकल, ये दिखता लॉजिकल है मगर होता रट्टे वाला है।
सिनेरियो सा बना होगा। फॉर एग्जांपल अगर रट्टे वाला सवाल हो तो रट्टे वाला सवाल ये आएगा, राइट डाउन द रिस्ट्रिक्शंस दैट आर कंटेन्ड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ नेम्स बाय अ कंपनी। एक कंपनी नाम सेलेक्ट करते हुए उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कंपनीज एक्ट ने, ये बताएं। रट्टे वाला सवाल। इसी सवाल को एग्जामिनर चैट जीपीटी में डालेगा और कहेगा make a very heavy programming language and theoretical discussion based scenario question on this one single statement। जब पेपर में जाएंगे तो इतना बड़ा सा एक सिनेरियो बना हुआ होगा। वो कहेंगे कि 7 लोग हैं जो मिलके कंपनी बनाना चाह रहे हैं। वो 7 लोग जब कंपनी बनाने लगे तो उन्होंने कंपनीज एक्ट को देखा तो कंपनीज एक्ट में उनको काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ नज़र आई। वो 7 लोग आपके पास आए हैं, आपकी फ़र्म एक कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंसी का काम करती है और पिछले 15 साल से आप कंपनियों को मुख्तलिफ़ चीज़ों पर एडवाइस करते आए हैं। वो आपके पास आए हैं और वहाँ उनके प्रपोज डायरेक्टर्स जो है उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप उनको एक रिपोर्ट बना के दें, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने आपसे कहा है कि आप हमें बताएं कि व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस जो कि कंपनीज एक्ट ने नाम सिलेक्शन के ऊपर लगाई हैं। अब पूछो उन्होंने वही है, लेकिन उसको इतना पेचीदा कर दिया है कि आप एक दफ़ा ना उस सवाल को सामने से देखते ही सोचते हैं ये सवाल एंड पे पढ़ने वाला है, इतना बड़ा सवाल है, जबकि उसने एग्जैक्टली वो रट्टा पूछा है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ ये सवाल सबसे ज़्यादा है, ये कहलाता है टाइप 2 सवाल। इस सवाल में आपने लिखना रट्टा होता है लेकिन शुरू की 2-3 लाइन छोड़ देनी होती हैं और सवाल के अंदर से वो जो उन्होंने किरदार बताए हुए हैं आपने उसको इस्तेमाल करके एक स्टार्टिंग लाइन बनानी होती है। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि हम उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट जो देंगे उस रिपोर्ट में फॉलोइंग प्रोसीजर बताएंगे, और फिर नीचे वो जो आपने माई बेस्ट फ्रेंड याद किया हुआ है वही छाप दिया। बस सिर्फ आपने शुरू उसको, वो सुना हुआ ना वो जिसको माई बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा आता था, कि एक स्टूडेंट जो है वो उसको माई बेस्ट फ्रेंड बड़ा अच्छा आता था तो उसको कोई भी ऐसे लिखने का कहते थे तो वो जी मॉर्निंग वॉक पे ऐसे लिखो, तो वो कहता है जी वो मैं मॉर्निंग वॉक पे जो है वो मैंने सोचा कि मैं निकलूँगा। जब मैं निकला तो मैं चलते चलते मेरे दोस्त का घर आया अशफाक का, मैंने उसे भी साथ ले लिया। अशफाक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अशफाक जो है उसके इतने भाई हैं, अशफाक ऐसे है और अशफाक ऐसे है और सारा वो माई बेस्ट फ्रेंड पे। तो वो टीचर उसे कोई भी सब वो दे देते थे मजमून, तो वो हमेशा उसमें माई बेस्ट फ्रेंड फिट कर देता था। तो एक दफ़ा टीचर ने बड़ा ध्यान लगाया और कहा एरोप्लेन के ऊपर जो है ना या एयर फ्लाइट के ऊपर मजमून लिखो। तो उसने कहा जी मैं गया, जहाज़ बड़ा ज़बरदस्त था, हम उसके अंदर बैठे, जहाज़ उड़ा, मैं बाहर देखा आसमान नज़र आया, नीचे देखा मुझे अपना दोस्त नज़र आ गया जिसका नाम मोहम्मद अशफाक है और जो है वो अशफाक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसके 4 भाई हैं और वो इस तरह से करके। तो यही करना है यहाँ पे, नीचे वही रट्टा लिखना है जो आपको हमेशा से आता है। घबराना नहीं, उन्होंने इतना बड़ा सिनेरियो दे दिया उस पे नहीं घबराना। आपने अपना पहले नीचे वो रिस्ट्रिक्शन सारी की सारी पेस्ट कर दी, ऊपर 3 लाइनें लिख दी, फिर सांस लिया, इजी हुए, आस्तीनें चढ़ाई और अब प्यारी सी इंग्लिश बनाई और वो इंग्लिश आपको सवाल में मिलेगी। सवालों की जब डिस्कशन हो रही होगी, हर वीक हम जो भी चैप्टर ख़त्म कर रहे होंगे, अगर ड्यूरिंग वीक हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसकी क्लास में सवालों पे डिस्कशन कर रहे होंगे, अगर नहीं हुआ तो आपको एक वीडियो मिल रही होगी जिसमें उसकी डिस्कशन होगी। अब आप कहेंगे जी सर वो हम तो फिज़िकल ओनली में आए हैं, क्योंकि इस क्लास में एक मॉड ये भी है कि आप सिर्फ फिज़िकल ओनली क्लास लें, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ गूगल ड्राइव का लिंक है। हम हर वो चीज़ जो इस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे अदर से रिकॉर्डेड फॉर्म में, और आपने पोर्टल नहीं लिया हुआ तो आपको वो उस गूगल ड्राइव के अंदर वो वाली वीडियो पहुंच जाएगी। वो गूगल ड्राइव चाहे आप फिज़िकल में एनरोल्ड हैं चाहे आप कम्बो में एनरोल्ड हैं, वो आपको उसकी एक्सेस मिलती रहेगी। तो उससे होगा ये कि उसके मैं चैप्टर के सवालों पे डिस्कशन कर रहा हूँगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपने क्या करना है, पहले अपने तौर पे इन सवालों को हाथ मारना है, देखना है कि वो सवाल डूएबल हैं आपके लिए या नहीं। अगर वो डूएबल हैं, आप सवाल पढ़ेंगे, जवाब सोचेंगे और फिर पीछे से देखेंगे जवाब मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी लिखने वाला काम नहीं करना, लेकिन लास्ट मंथ में मैं आपको तकरीबन 35 सवाल ऐसे बताऊंगा जो आपने लिख के करने हैं, जिससे आपकी पूरे सब्जेक्ट 12 चैप्टर हैं, औसतन हर चैप्टर के 3 सवाल, तो तकरीबन 35-36 सवाल आपके पास होंगे। वो कम से कम आप लिख के करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन भी बेहतर होगा। वीकली मैं ज़बरदस्ती आपसे एक टेस्ट ले रहा हूँगा, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़बरदस्त होगा। तो बात कुछ समझ आ रही है। तीसरा सवाल जो वाकई लॉजिकल होता है, इसको कैसे करना होता है? 3 स्टेप्स में। एक सिचुएशन बताइए और कहा है अब आप बताओ इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन निकालें। तो हम इसमें पहले लॉ बताते हैं, फिर सिचुएशन पे डिबेट करते हैं और फिर सोल्यूशन देते हैं।
यहाँ ये सवाल ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद इस पर हो सकता है मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँ कि जो लॉजिकल सवाल है जो जिसमें 3 स्टेप्स हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो जाए। तो क्या ये तीनों तरह की बात हमें समझ आई? पेपर में बड़े से बड़ी परसेंटेज 20 से 25% की होती है इन सवालों की, जो कि सीलों में तकरीबन 40-50 के करीब होती थी। यहाँ पे 30 से 40% प्योर रट्टे वाले और 35 से 45% जो देखने में सिनेरियो हैं। तो पेपर में 30-40% सीधे सवाल नज़र आएंगे और तकरीबन 70% के करीब टेढ़े सवाल नज़र आएंगे, बट उनमें आधे से ज़्यादा उतने टेढ़े नहीं होंगे जितने वो नज़र आ रहे हैं। तो क्या डिफरेंट तरह के सवालों पे मोटी मोटी जो डिस्कशन है, ज़ाहिर है पहले दिन हर चीज़ पे उतनी तसल्ली से बात नहीं होती। जो पास पेपर्स की वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको हर सवाल के साथ लिख रहा हूँ, ये टाइप 1 सवाल है, टाइप 2 सवाल है, टाइप 3 सवाल है, ताकि आपका माइंड बन रहा हो कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ को सॉल्व करने का जो शुरू वाली वीडियोज़ है उनमें सवालों को सॉल्व करने का तरीका साथ साथ हो रहा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे तो मसला नहीं होगा। जो आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट की डिस्कशन में मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा सवाल को यूँ करना था, सवाल को यूँ करना था। डन। टिप्स एंड टेक्निक्स, क्या करें, कैसे करें, इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलें। चूँकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग क्रैमिंग इन्वॉल्व है, तो या तो आप मुझे गारंटी दे देंगे सर मैं बचपन से ही बड़ा तूफ़ानी रट्टा मारने वाला स्टूडेंट हूँ, मैं जो चीज़ देख लेता हूँ मेरी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी में स्टोर हो जाती है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा जी मैं आपको कुछ बताने का कष्ट नहीं कर सकता, आप लोग तो ज़्यादा से आने हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे सर रट्टा मुझे भूल गया है, चूँकि सीए में आके सबने कहा था लॉजिकल होता है, लॉजिकल होता है, ये और बात है कि उस लॉजिक नज़र भी नहीं आई कहीं, लेकिन हम लॉजिकल हो गए। तो बचपन में आपने 700 सफ़े की केमिस्ट्री की किताब रट्टा मार ली थी, बगैर समझे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इधर तो 70 सफ़े की किताब है, वो किताब बड़े साइज़ की थी, किताब भी छोटे साइज़ की है। तो ये इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप कहें सर मैं इतना ज़्यादा कैसे याद करूं। इसमें बेस्ट अप्रोच ये होती है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है, आप उसको छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर एक पुराने ज़माने में एक पर्सन गुजरा था, उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी दारों पे। उसने कहा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और हर पार्ट को अपने हिस्से की ईमानदारी से करें, तो पूरा प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। जब आप हर दिन सोचते हैं ना कि मैंने पूरा सिलेबस करना है, तो हर दिन घबरा जाते हैं। और जब आप सोचते हैं कि इस हफ्ते सर ने आधा चैप्टर कराना है और मैंने आधा चैप्टर तैयार करना है, तो आप उसे करते चले जाते हैं। नज़र पेपर पे रखें, लेकिन ज़मीन पे जो स्टेप्स हैं वो भी नज़र आने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमें वो दूर पेपर पास होता हुआ नज़र आता है, हम जंप मार के वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ जंप मार के नहीं जाना, वहाँ कदम चलते हुए जाना है, और हर कदम है हर दिन। मैं किसी भी दिन एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग जो है वो 1 घंटे से ऊपर टाइम दें। ये हम कहते हैं कि 50 मिनट से 1 घंटा इज़ मैक्स फॉर दिस पेपर इन द होम। मैं जो पढ़ाऊँगा मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर की इंग्लिश में आपको क्लास में दिखा के भेजूँगा। शदीद मजबूरी हुई तो मैं इंग्लिश नहीं दिखा सकूँगा जी, टाइम कम है, आप घर जाके खुद देख लें। अदरवाइज़ जो हम पढ़ेंगे पहले मैं लॉजिकली मैप बना के समझाऊंगा, डायग्राम बना के समझाऊंगा, फिर किताब के अंदर ये स्लाइड्स में डिफरेंट तस्वीरों से दिखाऊंगा, और फिर आप लोग जब घर जाएंगे तो आप उसको तैयार कर होंगे। ये मैंने 50 मिनट से 1 घंटा इसलिए नहीं लिखा कि आपने रट्टा मारने घर जाके, इसलिए लिखा है कि आपने एक रजिस्टर बनाना है। एक ऐसा रजिस्टर जो 100-125 पेजेस का है, आपने मार्केट से ख़रीदना है। और हर दिन मैंने जो आपको पढ़ाया है आपने बस घर जाके, चूँकि जब आप घर जाएंगे किताब खोलेंगे तो वही नज़र आएगा जो मैंने स्लाइड पे दिखाया है, तो 5-7 मिनट में आप फारिग हो चुके होंगे पढ़ के, या 10 मिनट फारिग हो जाएंगे। तो करना ये है कि हर दिन जो पढ़ा है उसको अपने पास लिखना है, और फिर याद नहीं करना। याद आपने करना है फ्राइडे वाले दिन, जब सैटरडे को टेस्ट हो, उस दिन आपने अपने हाथ के लिखे हुए रजिस्टर को उठाना है, उसको दोहराना है। तो फ्राइडे इज़ द दिन जिस दिन शायद आपको 3 से 4 घंटे देने पड़े, फ्राइडे वाला काम लिखना होगा, और फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक जो पढ़ा है उसको तैयार करना होगा। तो सिर्फ 4 दिन हफ्ते के आपसे 50 मिनट से 1 घंटा रिक्वायर्ड है, और 1 दिन आपसे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। सैटरडे को टेस्ट दे दिया, ईजी होके फिरें, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सैटरडे की रात कुछ नहीं पढ़ना, संडे सुकून करना है, सीलों को हाथ नहीं लगाना। हफ्ते में 1 दिन लाजमी छुट्टी का होना चाहिए। अब अगेन हो सकता है आपकी कोई और क्लास चल रही हो तो आप कहें सर हम तो मजलूम हैं, लेकिन बहरहाल सीलों में कम से कम संडे आपको इंशाल्लाह तकलीफ़ नहीं होगी। लाजमी अटैम्प्ट करना है, मस्ट अटैम्प्ट।
और इसको ना वो फिर मैंने किसी जगह ये डिस्कशन चल रही होगी तो मैंने लिखा है ऐसे मस्ट अटैम्प्ट नहीं पढ़ना, ये मस्ट अटैम्प्ट है। पेपर मस्ट अटैम्प्ट करना है। पता अगर आज आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, 4 पेपर उठाऊँ, 3 पेपर उठाऊँ, 2 पेपर उठाऊँ, 3 पेपर उठाऊँ, ये पेपर पढ़ूँ छोड़ दूँ, महीने तक सोचूँ, 2 महीने तक सोचूँ, अच्छा रहने देता हूँ, रहने देती हूँ, करूँ ना करूँ, ये वो नहीं। आज फैसला कर लें कि ये पेपर देना है और फिर ये पेपर कम से कम देना है, चाहे आपके सारे पेपर आप छोड़ दें ऐन मौके पे, लेकिन फिर ये पेपर देना है। क्योंकि आप जो भी पेपर उठा रहे होंगे ना, कोई भी पेपर इतनी ज़रूरत ही नहीं कर सकता कि इससे ज़्यादा आसान होकर दिखाए। तो ये छोड़ने वाला पेपर नहीं है। आपको पता है एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, FR2 या FR1 पास होने पे भी एक पेपर पास होता है और कमती लॉ पे भी एक ही पेपर पास होता है। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, वरना हो सकता है कमती लॉ पे पास होने पे आधा पेपर पास होता हो तो लोग इससे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो ये पास होने पे भी एग्जैक्टली उतना ही एक पेपर पास होता है जितना FR1 पास होने पे होता है। तो जब एक बंदा सोच रहा होता है ना मेरे 6 पेपर रह गए, मेरे 4 पेपर रह गए, तो ये माइनस होने से आपका लोड हमेशा कम होता है। आप ऐसा नहीं होगा पेपर के बाद आप शर्मिंदा होकर बताएं जी वो बस कमती लॉ निकला है, वो तो ना भी निकलता तो खैर थी। तो ये एक नंबर गेम तो है, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर तो हेल्प करेगा, तो इसको तो जल्दी से जल्दी निकालें। कोई भी और पेपर के करीब पैनिक होकर छोड़ दें तो छोड़ दें, ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, तो मस्ट अटैम्प्ट है। तो लिख के करें, वीकली टेस्ट दें, 3 से 4 दिन आपने साथ साथ लिखना है और 5वें दिन आपने लिखना और याद करना है। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। रिजल्ट पे लगा हुआ है क्रॉस, क्यों? आपने रिजल्ट का इंतज़ार करना ही नहीं है। आप जिस दिन क्लास में आए हैं उस दिन आप रिजल्ट वाला टाइम ही गुजार के बैठे हुए हैं। आपको सेशन में 2 चीज़ें तंग कर सकती हैं, एक चीज़ ईद की छुट्टियां और एक चीज़ मेरी छुट्टियां। मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने 17 छुट्टियां नहीं की अनअनाउंस्ड। एक होता है ना भाई आप लोगों को मिड टर्म की छुट्टी पे भेजा तो इस तरह से, या सेशन के शुरू में अगर पता है कि हाँ भाई सेशन में इस टाइम पे ये वाला मसला है तो वो आपको बता दिया इस तरह से। और मैं इसी वजह से परेशान था कि इस दफ़ा जो है वो एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें एक वीक ऐसा था जिसमें मैं क्लासेस नहीं ले सकता था, 20 से 27 मई वाला जो वीक है, तो उसमें मुझे नज़र आ रहा था कि मैं क्लास नहीं ले सकूंगा। तो एक थीम ये था कि हम इस बैच को लेट करके थोड़ा आगे शुरू करें, लेकिन वो लोग जो पहले ही घबराए हुए हैं अगर वो 27-28 मई के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो वो तो काफ़ी मुश्किल में हो जाएंगे। 28 मई तो वो यौम तकबीर है, तो 9 मई के करीब क्लासें शुरू करने में ज़रा ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, ये 9 मई है, इस तरह का कोई इवेंट अगर अचानक से हो जाए और अचानक से क्लासें ऑफ हो जाएं तो उस वक्त का कोई ना कोई इमरजेंसी वो होता है। कहने का मतलब है कि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि कोशिश ये की जाए कि अगर शदीद बीमार भी हूँ या फैमिली कोई मेंबर हॉस्पिटल में भी है तो भी मैं वहाँ से आऊँ, क्लास पढ़ा के वापस हॉस्पिटल चला जाऊँ। हाँ, अगर ख़ुद कौमे में चला गया तो कुछ नहीं कह सकते, ज़ाहिर है सेहत ज़िंदगी के बगैर तो कुछ नहीं वो कर सकते। कोशिश ये होगी कि अनाउंस किसी भी छुट्टी के अलावा कोई छुट्टी ना हो। तो इस सेशन में एक ऑप्शन ये था कि हम 3 हफ्ते बाद पढ़ना शुरू करते। एक ही है कि मैं पहले दिन आपको बता दूँ कि 2 हफ्ते के बाद एक ऐसा हफ्ता है जिसमें हम क्लास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो सेकेंड वीक में हम पढ़ रहे होंगे उसके टेस्टों को हम 3rd वीक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगर थोड़ा सा टाइम और होता ना, ये छुट्टी को 3-4-5 हफ्ते बाद आती तो मैं एक मिड टर्म टाइप की एक्टिविटी रख लेता, लेकिन ये टू अर्ली है। तो 2 हफ्ते बाद आपको सांस लेने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी वजह से थोड़ा बहक गए या पढ़ ना पा रहे हुए, या कुछ लोग जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बीच में ज्वाइन किया, ख़ासतौर पे वो जो ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, वो कम से कम उस तारीख तक हमारी क्लास से आके मिलेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चल पड़ेंगे। क्या बात समझ आ रही है? लेकिन चेहरों पे पोस्ट रिजल्ट वाला ना जोश ही नहीं है। पोस्ट रिजल्ट में तो आग निकल रही होती है बच्चों में से, पागल हुए पड़े होते हैं। वो कहते हैं हमने माजी की गलतियां रिपीट ही नहीं करनी, हमने आगे बढ़ना है। वो कहते हैं सीलो हमने एक्स्ट्रा पेपर के तौर पे उठाया है, इसको तो हमने पास करना ही करना है। कई दफ़ा लोग क्या करते हैं, 3 पेपर दे रहे होते हैं, 3 पेपर दिए, तीनों 43, 44, 45 पे रह गए फ़र्ज़ करें। अब वो कहते हैं कि जो इतने ऊपर रह गए इसका मतलब है वो आते थे, तो कोई उन्हें कहता है तुम 4 पेपर उठा लो। फिर उससे पूछते हैं अच्छा 4 उठाऊँ तो क्या, तो वो कहते हैं कंपनी लॉ उठा लो। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगली दफ़ा 4 पेपर देते हैं, कंपनी लॉ पास हो जाता है, वो 3 फिर रह जाते हैं। तो ये इतना वफादार सब्जेक्ट है कि इसको आपने आके सिर्फ थोड़ा सा प्यार करना है, बाकी प्यार इसने करना है।
अभी तक हमने जो बात की है, जो डिस्कशन की है, उससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, हमारे पैटर्न से रिलेटेड, हमारी अप्रोच से रिलेटेड, हम क्या करेंगे, एक चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, इस हफ्ते और अगले हफ्ते ये जो 1, 2, 5, 6 है, इसमें से 3 चैप्टर्स हम इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर रहे होंगे और फिर हमारे पास एक हफ़्ते का गैप आएगा, जिसमें क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि मैं सैटरडे तक, वो वाले सैटरडे पे टेस्ट नहीं लूँगा, नेक्स्ट वीकेंड वाले सैटरडे पे, सैटरडे को भी पढ़ लेंगे और वो वाला टेस्ट थोड़ा सा आगे चला जाएगा, मंडे ट्यूसडे टाइप। तो उस अगले वीक में हम 2 चैप्टर्स के टेस्ट स्प्रेड कर लेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा 3 वर्किंग डेज़ का। उसके बाद हम तेज़ी से चीज़ों को लेके आगे चलते चले जाएंगे। फिर हमें एक दफ़ा ईद की छुट्टी तंग करेगी, ईद की छुट्टी हाफ़ एक वीक को तंग करेगी, हाफ़ दूसरे वीक को तंग करेगी, चूँकि ईद शायद इतवार या पीर को बन जाए, तो उसमें हाफ़ वीक पीछे और हाफ़ वीक आगे वाला ये डिस्टर्ब हो रहे होंगे। लेकिन ये है कि आपको फिर गैप मिल जाएगा, अगर आप थोड़े से पीछे रह गए हैं तो 12 आके चल पड़े। और चलते 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 टारगेट ये है कि 21 जुलाई से पहले या तकरीबन मिड जुलाई के आसपास हम अपने सिलेबस को, मेरे जहन में मिड जुलाई है लेकिन मिड से मैंने 21 तक मार्जिन रखा हुआ टेंटेटिव, 21 जुलाई तक हम अपने सिलेबस को एक दफ़ा ख़त्म कर लें, अलॉन्ग विद पास पेपर्स, अलॉन्ग विद टेस्ट, और फिर उस वक्त करें एक सुपर फास्ट क्रैश कोर्स, 12 दिन 12 चैप्टर्स, औसतन हर दिन एक चैप्टर, और पूरे जो हमने 2.25 महीने की है, हम उन 12 दिन उसको रिपीट टेलीकास्ट करें। हम हर हफ्ते टेस्ट देते थे, वहाँ हम हर दिन टेस्ट दें। तो आप इतने टेस्ट दें, इतनी दफ़ा पढ़ें कि आवाज़ारों के पास हो जाए। तो ये सब करने के बाद भी हम 3 या 4 अगस्त को फ्री हो चुके होंगे, ठीक 1 महीना पहले आईकेएप के एग्ज़ाम से। अगर आपने साथ दिया और उन 12 दिनों में ही एक दफ़ा एक फ़ाइनल रिवीजन उसी वक्त करके रख ली, तो सीलो आपको तंग नहीं करेगा। 15-20 दिन तक उसे साइड पे रख के भूल जाइएगा, अपने बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिएगा। आखिरी 10-12 दिन जब रहते हो एग्ज़ाम में, तो दोबारा कमती लोगों निकाल लीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर बनाया होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आप रजिस्टर से बड़ी जल्दी रिवाइज़ कर लिया करेंगे। कुछ लोग कमती लॉ और इसके साथ जब टैक्स का पेपर उठाते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग कॉस्ट के साथ कमती लॉ का पेपर उठाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि छुट्टियां नहीं बनती। सीलो से पीछे छुट्टी नहीं चाहिए। अगर आपने सीलो एक दफ़ा सही से किया हुआ है और आप क्लास के साथ साथ चले और आपने रजिस्टर बनाया है, तो जब लास्ट मंथ रहता है रिवीजन का, तो आप एक इस पोजीशन पे आ गए होते हैं कि एट एनी गिवन टाइम आप 5 घंटे की रिवीजन करते हैं और पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। तो पेपर वाले दिन आपको सिर्फ 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपने कॉस्ट का पेपर दिया है, आप आएँ, आप एक दफ़ा नींद लें, वो पुराने कचरे को निकालें, क्योंकि कॉस्ट का पेपर दे के बंदा काफ़ी देर तक साउंड माइंड नहीं होता। तो आप थोड़े से फ्रेश हों, ज़िंदगी में वापस आएँ और तकरीबन दोपहर के बाद या शाम के बाद सीलो उठाएँ। एक सेटिंग में 3 घंटे पढ़ें, नमाज अदा करें, खाना खाएँ, 2 घंटे और पढ़ें, रिवाइज़ करके साइड पर रख दें और सुकून से सो जाए। लेकिन ये आखिरी दिन इतना हसीन जितना मैंने बताया तभी होगा जब उससे पीछे आप लोगों ने ज़रा थोड़ी सी एफ़र्ट की हो। तो अगर थ्रू आउट जो है वो आपने शुरू से ही ऐशी की है, जैसे मेरे फादर एक किस्सा सुनाते थे कि एक साहब अपने बच्चे को लेके गए, एक दफ़ा ट्रेन के 2 डब्बे दिखाए। पहले दिखाया इकॉनमी, लोग ज़मीन पे ही लेटे हुए हैं, अब बहुत ही हालात ख़राब है, मट्टी हुए हैं, पसीनों पसीन हुए हुए हैं, पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे, बहुत बुरे हालात हैं। कुछ के पास सीट है, कुछ के पास नहीं, और सीटें भी हैं तो जगह जगह से फटी हुई हैं, बड़ा गंदा सा माहौल है। फिर उन्हें लेके जाते हैं एसी स्लीपर, एक बड़ी खूबसूरत सी एग्जेक्टिव सी गैलरी है, अंदर कैबिन बने हुए हैं, रूम्स हैं बड़े ज़बरदस्त, अंदर सोफ़ा सीट्स लगी हुई हैं, बड़ा लग्जरी माहौल है, अंदर एसी चल रहा है। वो जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा वो सफ़र कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने घर में अपने सोफ़ों पे बैठे हुए हैं। तो उसने कहा, भाई ज़िंदगी की 2 फेज़ हैं, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा फ़ेज़ कौन से अपार्टमेंट में गुजारना है। अगर पहला फ़ेज़ इस अपार्टमेंट में गुजारा तो अगला फ़ेज़ उस अपार्टमेंट में होगा। पता नहीं आपको मैसेज समझ आया या नहीं आया। अगर पहला फ़ेज़ वहाँ गुजार लिया तो अगला जो मुश्किल फ़ेज़ है, जब एनर्जी भी कम होती है, तो वो इस वाले डिपार्टमेंट में होगा। तो एक तरीका ये है कि हम एसी स्लीपर में चले जाएं, रिलैक्स हो जाएं, चिल करें, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, रिलैक्स हो गए, इजी हो गए, तो फिर पेपर वाले टाइम पे हम इकोनॉमी में होंगे। तो उस दिन अगर सहूलत चाहिए तो आज इकोनॉमी में सफ़र करना होगा, आज मुशक्क़त करनी पड़ेगी। उस दिन के 5 घंटे तब पॉसिबल हैं जब आपने इस वक्त 100 घंटे लिखा होगा।
मैथमेटिकली मेरी किताब का एक सफ़ा लिखने में आधा घंटा लगता है और शायद 74 सफ़े में हमारे कमती लॉ के नोट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो 74 का हाफ क्या होगा? मेरे सामने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 37 घंटे। इसमें भी एक छोटी सी मोटिवेशन दे दूं। हमारा एक दफ़ा एक क्लास थी, उस क्लास में ना वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन इकट्ठा हो गया या कुछ और इस तरह से ना, तो उधर उन बच्चों के साथ ये तय हुआ कि, और रमज़ान चल रहा था तो रमज़ान में खाना पीना भी नहीं होता था, तो तय ये हुआ कि काम करते हैं सेशन एंड पे मेरी तरफ से हाई टी। बच्चे बड़े एक्साइटेड। मैंने कहा बस सिर्फ एक शर्त है, शर्त ये है कि मैं बीच में एक मिड टर्म लूँगा, उसमें अपीयर लाजमी होना है, पास होना ना होने का अलग है, अपीयर होना है। और दूसरा वो जो मैं रजिस्टर कह रहा हूँ वो रजिस्टर आपने पूरा लिखना है। तो कुछ लोग तो पेपर में ही नहीं आए, अपीयर ही नहीं हुए मिड टर्म में, तो वैसे ही सैंपल कम हो गया। बाकी अब अगली शर्त थी कि जो आए हैं उनके लिए क्या ज़रूरी था? रजिस्टर का लिखना। जब हम हाई टी पे थे, अच्छा वो हमारे टीए ने पहले चेक करना था, बच्चों ने रजिस्टर दिखाना था, उसने उसको साइन ठप्पे छप्पे लगाना था ताकि वो रजिस्टर कोई और यूज़ ना करे, फिर उस बच्चे को मिलना था पास उस हाई टी का। तो वो हाई टी में बैठे हुए थे, तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर वो ना मेरा रजिस्टर तैयार नहीं था। मैं कहा फिर? कि सर मैं परसों रात 11 बजे लिखना शुरू किया और कल रात 12 बजे मैंने रजिस्टर कंप्लीट कर लिया। यानी उसको था कि मैंने हाई टी तो अवेल करनी ही करनी है, अब बुनियादी शर्त क्या लिखने वाली, तो कितना को लिखने वाला काम है, एक दफ़ा लगाते हैं, कोशिश करते हैं। राइटिंग ऑब्वियसली बहुत डिसेंट उसने नहीं की थी, लेकिन उसने 25 घंटे में बशमूल वो सोया और खाया पिया भी होगा, उसने पूरा सिलेबस लिख लिया था। ये इतना सा सिलेबस है जो अगर एक दफ़ा एक इरादतन एक बंदा लिखने बैठे तो वो इतने टाइम में वाकई लिख भी लेता है। तो मैं बहुत मुश्किल बात नहीं कह रहा, मैं आपको हर दिन 1.5-2 घंटे का सवाल सॉल्व करने का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ हर दिन जो आपने पढ़ा उसको घर जाके लिखने का कह रहा हूँ। और इस वक्त चूँकि आप जोश में हैं, आपने कंसोलिडेट करके रखना है। वो जो रिजल्ट वाले दिन एनर्जी आई है ना, पहले थोड़ी सी परेशानी हुई, फिर एनर्जी आई कि बस अब माजी की गलतियाँ रिपीट नहीं करनी, अब मैंने पक्का पढ़ना शुरू कर देना है, बस इस एनर्जी को संभाल के रखना है। किसी भी क्लास में मैं ख़ुद भी इतना एनर्जेटिक नहीं होता, लेकिन पोस्ट रिजल्ट में आके मुझे पता लग जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लाजमी पेपर देना है। ये कन्फ्यूज़ नहीं है। प्री वाला तो शुरू में कन्फ्यूज़ रहता है और बाद में परेशान रहता है, क्योंकि उसके पेंडिंग लेक्चर्स ही 1.5 महीने के हो गए होते हैं। आपने पेंडिंग होने ही नहीं देना। जो फिज़िकल ओनली पढ़ रहे हैं उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो लेक्चर छोड़ दें, क्योंकि उसके बाद उनको तो वीडियो भी नहीं मिलनी। और जिनके पास कम्बो है उन्होंने सिर्फ उस फैसिलिटी को तब अवेल करना है जब किसी दिन इंतहाई शदीद मजबूरी, आंधी तूफ़ान, बारिश की वजह से लेक्चर वो ना ले सके हो। अगर हमें गवर्नमेंट ने नहीं रोका और हम ज़िंदा हैं और सेहत में हैं तो इंशाअल्लाह ताला क्लास होती है। शदीद आंधी तूफ़ान, बारिशें भी हो रही होती हैं, कई दफ़ा घुटने घुटने पानी भी खड़ा हुआ होता है, तो शायद मैं आऊँगा, मैं जो है वो चलता हुआ आऊँगा, इधर आके अपने जूतों में से पानी निकालूंगा और क्लास के अंदर घुस के पढ़ाना शुरू कर दूँगा। हमें कोई ये नहीं होगी कि जी हमारे कपड़े गंदे हो गए तो क्या होगा, किस तरह से। हमें पता है बच्चे भी बेचारे परेशान हाल होंगे, तो बच्चा अगर कॉलेज आ गया और हम नहीं आए तो ये बड़ी गलत बात है। तो अदर देन दो अनाउंस टाइम इंशाअल्लाह ताला इंतहाई शदीद मजबूरी के अलावा कोई छुट्टी नहीं होगी। और इंतहाई शदीद मजबूरी, मैं बहुत ही इंतहाई शदीद मजबूरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप गेस कर सकते हैं कि 17 साल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने 17 उस तरह की अचानक छुट्टियाँ नहीं की, तो ये काफ़ी मुश्किल बात है। उसके लिए कुछ कमिटमेंट ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए। तो इस टाइम में ना आप सब लोग मिला के जितने कमिटेड है ना, मैं अकेला उससे ज़्यादा कमिटेड हूँ। सिर्फ मेरी एनर्जी अब आपको चाहिए, जो सुकून से एसी वाले माहौल में इजी होके बैठा हुआ है उसमें एनर्जी नहीं है, और जो खड़ा हुआ है जो 7वीं क्लास पढ़ा रहा है दिन की, वो आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तो बस आपने साथ देना है। और मज़े की बात है ये आखिरी क्लास होती है, तो ये इसकी छत नहीं होती कोई, समझ रहे, रुकावट नहीं ना कोई, आज़ाद चलते जाएं जितना मर्ज़ी चलते जाएं। तो इधर हमें मसला ही नहीं होगा, टॉपिक शुरू किया है तो उसे ख़त्म करना ही करना है, तो कोई परेशानी नहीं। कहने का मतलब है चूँकि ये आखिरी क्लास होती है ना, होता ये है कि हम प्री ऑक्यूपाइड तो होते हैं कि ये अगली क्लास उसमें ये जब आखिरी क्लास में तो मुझे पता आज का दिन एंड हो गया है, तो मैं सबसे मज़ेदार मोड में इस वक्त होता हूँ। एक टाइम था कि फ्रंट ऑफिस वाले कॉलेज में वो बच्चों को कहते थे कि सर के 2 बैच हैं, एक दोपहर वाला और एक शाम वाला। तो वो बच्चे कहते थे किस में आए, तो वो कहते थे शाम वाले में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
मेरा जो है ना वो परफॉर्मेंस साइकिल रिवर्स है, जितना दिन आगे जाता रहता है उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाती है। तो इस क्लास में, इसके बाद मेरी फिर रात में फ़ाइनल की क्लासेस और वो सेशंस होते हैं, तो ये मेरा एक बड़ा हाई परफॉर्मेंस टाइम होता है। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं इस टाइम का। लास्ट टाइम भी हमने पोस्ट रिज़ल्ट शाम के वक्त रखी थी और वो गर्मियों का सेशन था और मगरिब के बाद थी वो, और उसमें शायद पहले दिन को 150 पौने 200 बच्चे जो है वो जज्बातियों के सामने बैठे हुए थे कि बस आग लगानी है। तो इस दफ़ा तो हमारे पास शायद इतनी माचिसें भी नहीं है कि हम ज़्यादा आग लगाएं, या शायद ये पहला दिन है और अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता सोच रहे हैं इस तरह से करके। तो लेट्स अज्यूम, बस ये कोशिश करें कि जितने लोग आए हुए हैं, हम लोगों ने कम से कम आज जितने लोग हैं या इस पूरे हफ्ते जितने लोग नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी का पेपर रहना नहीं चाहिए। ठीक, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी हमारे पैटर्न को लेके, इतना तो आपको समझ आ गया है कि मैंने तकरीबन 35 पे लेक्चर शुरू किया, 4:35 पे, और इस वक्त तकरीबन लेक्चर ख़त्म होने में 5 मिनट रहते हैं। तो 50 मिनट में मैंने मोटिवेट भी किया है, जज्बाती भी हुआ हूँ, तकरीरें भी की हैं, आपके प्रॉब्लम्स भी बताए हैं, पेपर की भी डिस्कशन की है, आपसे सवाल भी पूछे हैं, साइंस भी समझाई है। तो इस टाइम में ना बहुत बरकत है। अगर 50 मिनट में इतना हो सकता है तो सोचें 1 घंटे में डेली क्या होगा। अल्लाह खैर करे। कोई सवाल? सर, रजिस्टर मेंटेन करने और टेस्ट देने में हमारे लिए कोई मोटिवेशन होगी? जी, रजिस्टर मेंटेन करने और टेस्ट देने में हमारे लिए कोई मोटिवेशन होगी। एक बहुत ही छोटी सी मोटिवेशन है, आपका पेपर पास हो जाएगा। अगर एक बंदे का ना क्वालिफिकेशन के करीब हो और उसका एक पेपर रहता हो और वो बड़े अरसे से कोशिश करो पेपर ना पास हो रहा हो, तो समटाइम ना बच्चा या वो बड़ा इतना आवाज़ार हो गया होता है, कहता है कोई मेरे से 25 लाख रुपए ले ले, मेरा पेपर पास हो जाए। क्योंकि उसे पता होता है कि पेपर पास होने की इतनी बड़ी वर्थ है कि उसका स्केल जहाँ वो 2 लाख जॉब पे बैठा वो 5 लाख पे चला जाएगा एक झटके में, उसका स्टेटस दुनिया की नज़र में चेंज हो जाएगा। तो 25 लाख उसे कम लगते हैं और पेपर पास होना उसे बड़ी चीज़ लगता है। तो भाई ने कहा रजिस्टर मेंटेन करना और टेस्ट देने से क्या मोटिवेशन मिलेगी, तो सबसे खूबसूरत मोटिवेशन ये है कि आपका पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होने के चांसेस 90% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर भी अगर इस तरह की कोई मोटिवेशन रखनी हो तो हम आगे कुछ बड़े टेस्ट अनाउंस कर देंगे, उन बड़े टेस्टों में कुछ इनाम रख लेंगे कि बड़ा टेस्ट है, इसमें 5-6 चैप्टर्स इकट्ठे हैं, तो जो इसमें पहले 3 पोजीशन होल्डर्स होंगे उनको ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अगर आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड से ही ज़रा थोड़ा सा वो होता है तो हम उस तरह से भी कर लेंगे। जी, और कोई कन्फ्यूजन? यकीन माने ना बहुत ही फुस बच्चे हैं इस टाइम पे ना, तो कोई तो हरारत नज़र आए, कोई तो कहे सर अच्छा क्या करेंगे, सर कैसे, सर अच्छा अगर पीछे रह जाएं तो क्या होगा, सर अच्छा मेरे 3 पेपर और हैं तो मैं क्या साथ कर सकूंगा। कुछ चक्कर ही नहीं। सब हाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो, वो क्लास ख़त्म हो, बस आज पता नहीं। हाँ 9 मई करीब है तो 9 मई की वजह से आप लोग डिस्टर्ब हैं, ये बात समझ आती है। अल्लाह करे इस दफ़ा हम 9 मई पे उस जैसे कोई मामलात ना हो जिस तरह से हो गए थे। चूँकि होता ही है कि आप लोग ज़रा जज्बाती तबीयत के होते हैं और सियासी पार्टीज़ इसका फ़ायदा उठाती हैं, तो वो आपको अचानक से पकड़ के कहती हैं आओ मुल्क आज़ाद कराते हैं, आप उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अच्छा, इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि जब आज़ाद करने पहुँचते हैं, किसी जगह आग शाग लगा रहे होते हैं, तो पलट के देखते ही नहीं, वो जो आपको लेके आया था वो तो निकल लिया होता पतली गली से, और अचानक से जब छापा पड़ता है तो पकड़े आप जाते हैं। अच्छा, आप पकड़े जाते हैं तो वो आपको बचाने भी नहीं आते। क्यों? वो पब्लिकली मान ही नहीं सकते कि ये हमारे लोग हैं। वो कहते हैं कुछ आतंकवादी थे जो जाके आग लगा रहे थे। तो डबल प्रॉब्लम, आपको उधर से भी चोट पड़ती है, उधर से भी चोट पड़ती है। ठीक है, कमर भी टूटती है, दिल भी टूटता है। जी सर, मेरिट सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया? मेरिट सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है? मेरिट सर्टिफिकेट में 2-3 रूल्स हैं छोटे छोटे से। नंबर 1, जिस पेपर में आप मेरिट सोच रहे हैं उस पेपर की ये वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट हो, उस अकेले पेपर की। नंबर 2, उस पेपर के साथ जितने भी पेपर दे रहे हैं, 1, 2, 3 जितने भी, चाहे वो अकेला दे रहे हैं। अकेला दे रहे हैं तो फिर तो ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं रहा। यानी कि मेरिट लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने 3 पेपर इकट्ठे दिए हों, 2 दिए हों या 4 दिए हों, आप अकेला पेपर देने पे भी मेरिट ले सकते हैं। अभी 1.5 साल पहले बीलो में मेरे जिस स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया, उसने फास्ट ट्रैक में सिर्फ बीलो दिया था और उसका मेरिट आया था। तो एक तो ये कि आपने जितने पेपर उस अटेम्प्ट में उठाए हों वो सारे पास हुए हों,
तो हो सकता है आप 3 पेपर दे रहे हो, FR2 की तीसरी अटैम्प्ट हो, CMA की दूसरी अटैम्प्ट हो और CLAW की पहली अटैम्प्ट हो, ये तीनों इकट्ठे पास हो जाएं, और CLAW की ये पहली अटैम्प्ट हो। तीसरा रूल, आपके मार्क्स कम से कम 70% से ऊपर हो। ये तीनों रूल्स अगर पास हो गए तो आप उस लिस्ट में आ जाएंगे। उस लिस्ट में हो सकता है एक ऐसा बच्चा हो जिसके 85 नंबर हो लेकिन CLAW की दूसरी अटैम्प्ट हो, वो साइड पे हो जाएगा, आप ऊपर आ जाएंगे। हो सकता है एक बच्चा जिसके 90 नंबर हो लेकिन उसके साथ एक और उसने पेपर दिया था, वो बेचारा रह गया, वो भी फारिग हो जाएगा। तो ये तीनों रूल जिनके पास हुए होंगे वो जोन में आ जाएंगे। अगर उस जोन में 2-3 जितने बच्चे हैं उनमें से कंपैरेटिवली जिसके नंबर ज़्यादा बेहतर होंगे दूसरे से, वो मेरिट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और अगेन मेरिट के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट हो। अगेन अभी 2 अटैम्प्ट पीछे जिस बच्चे का कमती लॉ में मेरा मेरिट सर्टिफिकेट आया, उमेश कराची का स्टूडेंट था, ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो उसको फिर मैंने पूछा, मैं हर दफ़ा मेरिट वाले स्टूडेंट से फ़ोन पे पूछता हूँ कि हाँ भाई आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया ताकि मैं स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करूँ। तो उसने कहा सर मुझे ना कमती लॉ जैसे ही उठाया था मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे बी लॉ से भी बड़ा डर लगता था, मुझे थ्योरियों से बड़ा डर लगता है। तो फिर ये है कि चूँकि मुझे डर लगता था तो फिर जो आप बात बताते थे मैं सुनता था, मैं टेस्ट भी देता था, मैं राइटिंग में रजिस्टर वाला काम भी किया, और बस मैंने ये सोचा कि जब भी मुझे सब्जेक्ट से डर लगता है तो मैं वो सारी बातें करूँ जो टीचर बता रहा है। उसने कहा आपका स्ट्रक्चर्ड वे में जैसे जैसे टेस्ट हो रहे थे मैं उस तरह से देता गया, और चूँकि मैंने इसको फोकस किया और मुझे डर था कि मेरा ये थ्योरीज बड़ी मुश्किल से पास होती हैं, तो उस डर की वजह से मैंने इतना बेहतर परफॉर्म कर लिया कि मेरिट आ गया। तो कोई भी फियर कभी भी आप उसको साइड पे कर सकते हैं अगर आप एक भरपूर तरीके से एक पेपर को टाइम दें। लेकिन अकेले पेपर को ICAP ने ये भी रख दिया ना कि अकेले पेपर को टाइम नहीं देना, उसके आसपास जितने भी हैं वो सारे पास होने चाहिए। जी, कोई और सवाल? स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। स्टडी मटेरियल क्या होगा? एक ICAP की ऑफिशियल किताब होती है। मैं क्या करता हूँ, ICAP की ऑफिशियल किताब को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करता हूँ। डेफिनेशन में हम बाउंड होते हैं कि हम अल्फाज नहीं चेंज कर सकते, अदर देन डेफिनेशन हम अल्फाज को थोड़ा सा आसान बना के नोट्स फॉर्म में बना देते हैं। तो मेरी इस वक्त किताब मौजूद है। अगर आप लोग 1.25 महीने 1.5 महीने पहले आए होते प्री रिजल्ट में, तो प्री रिजल्ट में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको तो हम किताब साथ में पैकेज के साथ ही दे देते हैं, यानी वो एडमिशन लेते हैं तो उनको किताब मिल जाती है। पोस्ट में एक प्री डिफाइंड अजम्पशन ये होती है कि ज़्यादातर पोस्ट में रिपीटर आते हैं, उनके पास किताब होती है, तो हम उन्हें किताब दे भी रहे होते थे तो कहते थे मुझे किताब नहीं चाहिए, मुझे डिस्काउंट दे दें। तो हमने क्या किया, हमने पोस्ट रिजल्ट में फ़ीस को उठा के 25 को कम करके 18 पे ले आए, और उस 18 में भी ज़रा थोड़ी सी रिलैक्सेशन रख दी कि हाँ भाई ठीक है, अगर कोई फ़िज़िकल ओनली ले तो 15,000 में है, ऑनलाइन है तो वो 12,000 में है, तो इसमें किताब नहीं है। लेकिन किताब आपको बुक शॉप पर मोस्ट प्रॉब्ली 400 से 500 के, पता नहीं आप में से किसी ने अगर पता किया हो, 500 की किताब है। इस किताब में क्या है, इस किताब में पहले नोट्स का पोर्शन है, फिर एक पोर्शन है गिफ्ट्स फ्रॉम सर। उसमें ये है कि वो जो पूरे CLAW के अंदर कुछ चीज़ें जिनके मैप बनाने होते हैं जो बार बार भूल रही होती हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, पेनल्टीज़ कहाँ कहाँ हैं, फलाना, उसका एक डाटा बना हुआ है। फिर उसके बाद 2009 ऑटम जब से ICAP ने सोल्यूशन देने शुरू किए हैं तब से लेके पिछली अटेम्प्ट तक के सारे पास पेपर के सवाल, उन सब के सोल्यूशन, उनमें से जिस पे एग्जामिनर के सवाल पे कमेंट मौजूद थे, सवाल में बच्चों ने क्या गलतियाँ की वो सारे मौजूद हैं, और जिस जगह ICAP ने मार्किंग स्कीम दी है वो सब मौजूद है। तो आप किताब उठा के देखते हैं तो आपको एक मोटी सी किताब 300 सफ़े के आसपास की नज़र आती है। पता ही लगता है कि उसमें पढ़ने वाले 70-74 सफ़े हैं और बाकी इस तरह की रंग बिरंगी चीज़ें हैं, पास पेपर, सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स और इस तरह से करके। तो वो पूरा सेट सारा कुछ मिला मिलू के 450 में गालबन मिल रहा है। और जो लोग अगर ऑनलाइन अटेंड करें, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो आप कॉलेज को रब्ता करके, या एक नंबर ग्रुप में शेयर होगा उस पर रब्ता करके आप अपने घर मंगवा सकते हैं। तो जो उसकी प्राइस है, अब 450, मुझे असल में डाउट है 3-4 है, अब 450 इस वक्त चल रही है, ठीक है। तो जो उसकी प्राइस है उसी प्राइस पे आप अपने घर मंगवा सकते हैं। तो फिर आपको उसके डिलीवरी के चार्जेस नहीं पड़ेंगे, वो कॉलेज बेयर करता है। क्योंकि अगर आप बुक शॉप से लेते हैं तो थोड़ा बहुत बुक शॉप का मार्जिन होता है, तो अगर एक स्टूडेंट को हम डायरेक्टली भेजें तो उसमें थोड़ा सा हमारा ज़रा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो वो हम आपको आपके घर उसी अमाउंट पर भेज देंगे। अब 450 से तो सस्ती सिर्फ खामोशी है। अगर कोई स्टूडेंट स्टिल उसे लगे कि नहीं ये अभी भी मुश्किल है किताब को लेना, तो 1-2 दिन इंतज़ार कर लें। आज हम लोगों ने एक ड्राइव की थी कि हमने जितने सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको कहा था कि अगर आप कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं और वो थोड़ी सी बेहतर हालत में आप आएँ, आप हमें दें किताब, और हम उस किताब को आपको देने की वजह से हम आपको भी कोई डिस्काउंट वाउचर्स वगैरह दे देंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे कि आपने एक पब्लिक सर्विस की। तो और फिर हम परसों जितनी हमारे पास किताबें आई हुई हैं वो उन लोगों को जो किताब जिनको लेने में दुश्वारी है या वो चाहते हैं कि उनको किताब कहीं से फ्री में मिल जाए, वो आके एक जगह हम लोग एलोकेट कर देंगे, वहाँ आके आप बताएंगे मुझे 2-3 किताबें चाहिए। अगर वो उनके पास किताबों में उस मौजूद हुई जो बच्चे दे के गए हैं तो वो किताब फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी।
तो एक ये ऑप्शन भी है, लेकिन अगेन वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो उसमें ज़रा फड्डे लड़ाइयाँ ज़रा ज़्यादा होती हैं कि स्टूडेंट के लिए अच्छा करने की नीयत में भी ना वो स्टूडेंट्स ही कह रहे होते हैं ये क्या वो ऐसे सुबह उनको दे दी, मैं आया था मुझे नहीं दी किताब फलाना फलाना, हालांकि मैं तो सिर्फ 2-3 घंटे बाद ही पहुंचा था, ये क्या बात हुई कि सुबह 9 बजे आ गया उसे दे दिया, मैं आराम से 11 बजे आया तो मुझे क्यों नहीं किताब दी। तो वो फिर बच्चों से तो वो नहीं कर सकते, तो उसमें किताब फ्री भी मिल जाएगी। कोशिश ये है कि किताब इतनी कम कीमत पे हो, मतलब आप इस किताब को सिर्फ फ़ोटोकॉपी अगर करा लेना तो तकरीबन 1000 रुपये की फ़ोटोकॉपी होती है। इस वक्त 3-3.5 रुपये से कम एक सफ़ा कहाँ होता है। हम लोग मार्केट से थोड़ा सा कम रेट पे फ़ोटोकॉपी वो कर रहे हैं, मार्केट में 3.5 पे एक सफ़ा और शायद 2 साइडें 5 रुपये पे होती हैं, तो इसमें को 300 के करीब सफ़े हैं, तो इसकी फ़ोटोकॉपी की कीमत 800 से 1000 के दरमियान है। तो हमारी कोशिश है कि उसको लोएस्ट कॉस्ट पे बना के आप लोगों को जितना कम से कम कीमत पे पॉसिबल है आपके हवाले कर दी जाए। तो वो किताब मौजूद है, वो किताब आपने ले लेनी है, नॉमिनल सी प्राइस पे है, और उसके बाद जो है हम उस किताब को लेके चल रहे होंगे। मैं हर दिन जो आपको पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा। स्टिल आपने नहीं यूज़ करनी, आपने परचेज़ भी नहीं करनी, कोई मसला नहीं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ गूगल ड्राइव होगी, गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये किताब सॉफ्ट में PDF फॉर्म में अवेलेबल होगी, आप सॉफ्ट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपने वो 400-450 रुपये भी खर्च करना है, तो वो सॉफ्ट में भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। ICAP की किताब भी आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल है, लेकिन आई रिकमेंड कि थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लिए जाएं, इतना तो बंदा तालीम पे खर्च कर लेता है, तो वो फ़ायदेमंद ही होगा। जी, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? तो क्या कल से पढ़ने के लिए हम तैयार हैं? पक्की बात है। तो इंशाल्लाह ताला कल से हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ों को आगे लेके चलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो कल हम कंपनी को समझेंगे, ये अजम्पशन लेते हुए कि आप लोग पहली दफ़ा सी लॉ पढ़ रहे हैं। अगर आप दूसरी दफ़ा भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो जो अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको एक्स्ट्रा एडिशनल अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह मिल रही होगी। तो कल से इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं।